नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीओके में खलबली, 1000 मदरसे बंद, भारत की सैन्य कार्रवाई की आशंका। भारत की सख्त प्रतिक्रिया से घबराया पाकिस्तान, लोगों से राशन जमा करने और स्कूली बच्चों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएम मोदी की चेतावनी, आतंकवाद के खिलाफ होगी निर्णायक कार्रवाई। पहलगाम हमले को बताया मानवता पर हमला, कहा आतंकवाद और उसके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत में पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल और पाक मंत्री का एक्स अकाउंट ब्लॉक। डिजिटल स्ट्राइक के तहत भारत ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिया एक्शन। गोवा भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कांग्रेस और टीएमसी ने जांच की मांग। घटना पर केंद्र की नजर, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर राहत कार्यों की जानकारी ली। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार भरने का आदेश दिया है। उन लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में रहते हैं, जहां पर 1000 से अधिक मदरसों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि उसके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि पहलगाम हमले के प्रतिशोध में भारत जल्द ही सैन्य कार्रवाई शुरू करने का इरादा रखता है। इधर पीओके में धार्मिक मामलों के विभाग के प्रमुख हाफिज नजीर अहमद ने कहा है कि हमने कश्मीर में सभी मदरसों के लिए 10 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार रात की गोलीबारी की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुख्य शहर मुजफ्फराबाद में आपातकालीन सेवा कर्मी स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि यदि भारत ने हमला किया तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को मरहम पट्टी करने, किसी को स्ट्रेचर पर ले जाने और फिर आग कैसे बुझाई जाती है इत्यादि की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद और आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाने के लिए समर्पित हैं। हमारा मानना है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कई एक्शन लिए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही पाक के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का भी एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तानी मंत्रियों बल्कि कई अभिनेताओं के यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी भारत में ब्लॉक किया है। जब पाकिस्तान पीएम के चैनल को खोला जाए तो अब एक मैसेज दिख रहा है। ये कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकारी आदेश के कारण इस देश में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी के लिए गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें। वहीं पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही तरार की प्रोफाइल पिक्चर और अब कवर इमेज भी गायब हो गई है।
तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पाकिस्तान के पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि भारत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को आधार बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर सैन्य हमला कर सकता है। उन्होंने गीदड़ भभकी भी दी थी कि अगर भारत ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो पाकिस्तान निर्णायक जवाब देगा और क्षेत्रीय हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी भारत की होगी। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया था, जिन पर भारत के खिलाफ भड़काऊ, असत्य और सांप्रदायिक रूप से असंवेदनशील कंटेंट फैलाने का आरोप है। उत्तरी गोवा में शिरगांव के श्री लईराई देवी मंदिर में शनिवार तड़के एक उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक ने यहां गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर संवाददाताओं से कहा कि अस्पताल में भर्ती 6 लोगों की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएमओ गोवा की स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। केंद्र ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि पीड़ितों को चिकित्सीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभारी अमरनाथ पंजीकर ने कहा है कि पार्टी पीड़ित परिवारों, श्रद्धालुओं और शिरगांव के पूरे समुदाय के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो देवस्थान समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि शेष 4 दिन लईराई यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। इस यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु शिरगांव आते हैं। पंजीकर ने कहा कि इन समारोह के दौरान भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की व्यवस्था हो सके। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से घटना की जांच का आदेश दिए जाने की भी मांग की है ताकि भगदड़ को लेकर जिम्मेदारी तय की जा सके और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सके। पहलगाम आतंकी हमले पर एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा और इतना गंभीर आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। इसमें जरूर अंदर वाले लोगों का हाथ होगा। वहीं उन्होंने दावा किया है कि मसूद अजहर को छोड़ना भारत की गलती थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं नहीं समझता हूं कि ये चीजें हो सकती हैं जब तक कोई उनका साथ नहीं देगा। आतंकी वहां से आए और किस तरह आए। जब ये लोग मसूद अजहर को छोड़ रहे थे तो मैंने पहले ही कहा था कि मत छोड़िए क्योंकि ये सारी बातें जानता हूं। इसने अपने रास्ते बना रखे हैं, क्या पता इसमें उसका हाथ भी हो। हालांकि उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। गौरतलब है कि 1999 के कंधार हाईजैक में आतंकियों ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग भारत सरकार के सामने रखी थी। उस समय मसूद अजहर जम्मू कश्मीर की कोट भलवाल जेल में बंद था। तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मसूद अजहर की रिहाई के खिलाफ थे और उन्होंने केंद्र से कहा था कि अगर उसे छोड़ा गया तो वो देश के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि उसने अब तक जम्मू कश्मीर के रास्तों की पहचान कर ली होगी। हालांकि भारत सरकार ने हाईजैक में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए उस समय की मांग के अनुसार सोच समझकर फैसला लिया था। वहीं मसूद अजहर है जिसने बाद में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद बनाया और 2019 में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तानी आतंकी रिंदा के करीबी गैंगस्टर हैप्पी पासियन से जुड़े 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी पंजाब के 7 जिलों में एक साथ मारे गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर, बटाला, फाजिल्का, अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन और फरीदकोट में कुल 17 ठिकानों पर दबिश दी। ये कार्रवाई उस केस के तहत की गई है जिसमें गैंगस्टर हैप्पी पासियन पर आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप है। एनआईए की जांच के मुताबिक हैप्पी पासियन, जो फिलहाल अमेरिका में है, पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का सबसे करीबी साथी है। रिंदा की अगुवाई में बीकेआई नेटवर्क भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हैप्पी की अहम भूमिका मानी जा रही है। तलाशी के दौरान एनआईए को कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। एनआईए ने इस केस में अब तक 5 गिरफ्तारियां की हैं, जबकि हैप्पी समेत 7 आरोपियों को पहले ही घोषित अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई दिखाती है कि एजेंसी आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कितनी गंभीर है। अब देखना ये होगा कि इस ऑपरेशन के आगे और क्या बड़े खुलासे होते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग को सामाजिक न्याय की राशि के तौर पर 410 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर अब राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान सामने आया है। छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय शिरसाट ने कहा कि सामाजिक न्याय या आदिवासी विभाग का बजट कानूनी रूप से काटा नहीं जा सकता, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। उनके मुताबिक अगर उन्हें लगता है कि किसी विभाग से पैसा कटना चाहिए तो वे सामाजिक न्याय विभाग को दरकिनार कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर जिन उद्देश्यों के लिए ये विभाग बनाए गए थे वही उद्देश्य खत्म कर दिए जाते हैं तो फिर इन विभागों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। संजय शिरसाट ने ये भी कहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से इस मसले पर बातचीत करेंगे और समाज कल्याण व आदिवासी विभागों के बजट में की जा रही कटौती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे इस वक्त अभी सेकेंड टाइम करीबन 450 कोटी रुपए की कटौती मेरे विभाग से की गई। मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय विभाग या तो आदिवासी विभाग, इसका कोई भी पैसा आप कट नहीं कर सकते। ये कायदा है, ये कानून है, और अगर ये किया गया है तो ये गलत है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो वो शायद सही होगा। लेकिन इसके बारे में अगर उनको अगर ऐसा लगता है कि इसी डिपार्टमेंट से पैसे अगर वर्क करना चाहिए तो कटौती करना चाहिए, मुझे लगता है डिपार्टमेंट नहीं भी रखी तो क्या फर्क पड़ता है। जिस उद्देश्य से ये डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है, जिस वजह से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, भले आदिवासी हो या समाज कल्याण हो, उसके उद्देश्य अगर आप खत्म करना चाहते तो डिपार्टमेंट नहीं रहा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए लेकिन ये बात मैं गंभीरता से ले रहा हूं। मैं सीएम साहब से इस बारे में बात करूंगा और सीएम साहब के नजरों में ला के दूंगा कि इस डिपार्टमेंट से जो कटौती की गई है वो गलत है। मणिपुर में 2 साल पहले मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। इस हिंसा के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को विभिन्न संगठन द्वारा राज्य भर में बंद का आह्वान किया गया। मैतेई समुदाय के संगठन को COCOM-I ने इम्फाल घाटी में शटडाउन का आह्वान किया है। वहीं कुकी समुदाय के संगठन जोमी स्टूडेंट फेडरेशन और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ी इलाकों में शटडाउन किया है। बता दें कि इस शटडाउन के दौरान बाजार, निजी कार्यालय बंद रहे, साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी ठप किया गया। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल कुछ निजी वाहन ही सुबह से समय सड़कों पर दिखाई दिए। मणिपुर में शटडाउन के आह्वान के बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। इस दौरान राज्य के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औढ़ा कस्बे में चोरी की वारदात का
सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने औढ़ा की मेन मार्केट में धावा बोलते हुए एक साथ 11 दुकानों के ताले तोड़े, जिससे पूरे व्यापारिक वर्ग में दहशत का माहौल है। इन दुकानों में मोबाइल शॉप, आइसक्रीम सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन सर्विस सेंटर और जेरोक्स की दुकानें शामिल हैं। चोरों ने न सिर्फ दुकानों में माल चोरी किया, बल्कि भीतर रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया। आज तड़के जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्होंने कई दुकानों की शटर टूटे हुए देखे। घटना की जानकारी तत्काल दुकान मालिकों को दी, तब जाकर सामने आया कि कुल 11 दुकानों में सेंधमारी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अज्ञात चोरों का सुराग मिल सके। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने का माल चोर लेकर फरार हुए हैं, लेकिन व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी है। व्यापारियों ने भी प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आपके पास हुनर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक बनाकर सबको चौंका दिया। इसी बीच पूर्व भारतीय कोच ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को वैभव को लेकर चेतावनी दी है। ग्रेग चैपल ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा है कि वैभव को सही तरीके से संभालना होगा, नहीं तो उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है। चैपल ने कहा कि वैभव की प्रतिभा को सही मार्गदर्शन और सुरक्षा की जरूरत है, उसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रेग चैपल ने अपने कॉलम में लिखते हुए बीसीसीआई को चेतावनी दी है कि वैभव को लेकर सावधान रहें। भारत ने सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को देखा है, लेकिन विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों को भी देखा है जो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। चैपल ने आगे लिखा, सचिन तेंदुलकर एक किशोर के रूप में इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास प्रतिभा के साथ ही साथ एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी था। उनका स्वभाव शांत था, उनके कोच समझदार थे, उनके परिवार ने उन्हें दुनियादारी से बचाए रखा। पॉपुलर सिंगर सोनू निगम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, कभी अपने बयान को लेकर तो कभी अपने कॉन्सर्ट को लेकर। अब एक बार फिर सोनू निगम का नाम उनके दिए गए एक बयान के चलते चर्चा में है। अपने दिए गए बयान से उन्होंने कन्नड़ समुदाय को नाराज कर दिया है। एक कन्नड़ समर्थक संगठन ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। संगठन का आरोप है कि सिंगर के शब्दों ने कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। पूरे मामले की अगर बात करें तो 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के विरगो नगर में स्थित ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये घटना घटी। सोनू निगम यहां पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए शामिल हुए थे। इस दौरान एक फैन ने बार बार उनसे कन्नड़ गाना गाने की मांग की। सोनू ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि वो फैन अग्रेसिव तरीके से मांग कर रहा था। सोनू ने अपने बयान में कहा कि यही कारण है पहलगांव में जो हुआ था ना, यही कारण है जो तुम कर रहे हो। जो भी किया था देखो तो सामने कौन खड़ा है। अपने इस बयान के बाद सिंगर अब कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। कन्नड़ समुदाय ने सोनू के इस बयान को अपमानजनक माना है। उनका कहना है कि सिंगर ने एक साधारण सी कन्नड़ गाने वाली मांग को आतंकी हमले से जोड़ दिया, जिससे कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच अक्सर ही बहस देखने को मिलती है। हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि कौन सी
इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर है। हालांकि अब इस बारे में फिल्म मेकर करण जौहर ने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बहस दोनों इंडस्ट्री को बांटती है। अक्सर साउथ की फिल्मों की तुलना बॉलीवुड की फिल्मों से की जाती है। हाल ही में इसके बारे में फेमस फिल्म मेकर करण जौहर ने बात की। वेब्स के दूसरे दिन बॉलीवुड और साउथ के बीच लंबे वक्त से चली आ रही बहस के बारे में चर्चा हुई। इवेंट के दूसरे दिन करीना कपूर खान, विजय देवरकोंडा और करण जौहर शामिल हुए। इस सेशन को करण जौहर ने होस्ट किया। दरअसल हिंदी सिनेमा के कुछ लोगों ने साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड से बेहतर बताया है। करण जौहर ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि बहस से दोनों इंडस्ट्री के लोग अलग अलग होते हैं। करण ने विजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि विजय, आप एक ऐसे सिनेमा से आते हैं जो वास्तव में राजसी है और ये निश्चित रूप से एक अलग बहस है। करण ने कहा कि क्या दक्षिण सिनेमा हिंदी सिनेमा से बेहतर है? मुझे लगता है कि ये हमें आपस में बांटता है। आगे उन्होंने कहा कि असल में हम सभी को मानना पड़ेगा कि हम सब भारतीय सिनेमा है। हम उत्तर नहीं, हम दक्षिण नहीं। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी है कि हम आपस में बंटे ना। करण ने कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडियन मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ये पूछते हैं तो आप असल में हमें बांटने की कोशिश करते हैं। करण जौहर की इस बात से विजय ने सहमति जताई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण उत्तर की बहस सुर्खियों के लिए दिलचस्प हो सकती है, लेकिन सिनेमा के लिए ये प्रोडक्टिव नहीं है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया